हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सबका। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल। परीक्षा आप लोगों की लगी हुई है जूनियर असिस्टेंट की संडे को, और उसी के लिए रीजनिंग की एक क्लास शाम को 6:15 बजे 6:15 पर आप सब लोगों के सामने उपस्थित होती है। चलिए देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। तैयारी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और मेरी उम्मीद बहुत सकारात्मक है। रीजनिंग विषय की जिम्मेदारी मैंने ली थी कि रीजनिंग विषय आप लोगों का पार हो जाएगा, कंप्यूटर विषय आप लोगों का पार हो जाएगा, और उसी लिए रीजनिंग कंप्यूटर की रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने ये रहा। दी हुई श्रेणी को पूर्ण करने के लिए सही संख्या का चयन करें। नंबर सीरीज के क्वेश्चन से आज की ये क्लास हम लोगों की शुरू हो रही है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 14, 20, 32 क्वेश्चन मार्क 74 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ऐसा पूछ रहा है हमसे। तो 14 से 20, 20 से 32, 74 मल्टीप्लीकेशन का कोई सीन है नहीं, प्लस माइनस चलेगा। तो 14 से 20 में अंतर कितने का है, प्लस के 6 का डिफरेंस है, प्लस माइनस चलेगा। 20 से 32 में कितने का अंतर है, तो 20 से 32 में ये 12 का अंतर हो रहा है, यहां पर पता नहीं है। तो आगे चेक करते हैं कि क्या हो सकता है। अगर ये 6 का अंतर है, ये 12 का अंतर है, तो एक और लेयर में अगर ब्रेक करते हैं तो ये भी 6 का अंतर नजर आ रहा है। अगर हम 6 के अंतर को ही कंटिन्यू करते हैं तो प्लस 6 अगर यहां पर भी ऐड करें तो 12 प्लस 6 18 हो जाएगा, यानी यहां पर प्लस का 18 होना चाहिए। दैट इज 6, 12, 18, तो 32 और 18 कितना होना चाहिए, 50, और उसमें भी प्लस का हम लोग क्या करेंगे फिर 24। तो 50 और 24 74 निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 50, और अपने प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा, 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने है, कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध पूर्व धारणा है। ठीक है, कथन और पूर्व धारणा का क्वेश्चन है। हमारे पास एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, उस स्टेटमेंट से संबंधित 4 अजम्पशंस ABCD करके दिए हुए हैं। इन चारों अजम्पशंस में से कौन सा अजम्पशन इस दिए गए कथन के लिए सर्वोत्तम है, ये हमको बताना है। आइए कथन पढ़ते हैं। कथन है, रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। ऐसा कथन हमको दिया है। ठीक है, तो अब अगर ये कथन हमको दिया गया है, स्टेटमेंट और अजम्पशन इज ऑल अबाउट किसके लिए होता है स्टेटमेंट और अजम्पशन, तो स्टेटमेंट और अजम्पशन में स्टेटमेंट जो दिया जाता है किसी व्यक्ति संस्था के द्वारा, वो स्टेटमेंट उसने क्या सोच करके दिया है, मतलब पहले क्या सोचा है और उसके बाद स्टेटमेंट दिया गया है। तो स्टेटमेंट देने के पहले उसने क्या सोचा होगा, यही बताना क्या कहलाता है, पूर्व धारणा या अजम्पशन कहलाता है। ठीक है, तो उसने स्टेटमेंट में जब हमसे कहा कि रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, किसके लिए, छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। अब अगर व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो क्यों दिया, पहला, छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज के बजाय ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, क्या ये उचित अजम्पशन होगा कि छुट्टी चल रही है, देखो इसलिए हम ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से नहीं जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा कहता है छुट्टियों के दौरान ये ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, ये सही हो सकता है। जैसे छुट्टियों का मौसम आता है, जैसे अभी समर वैकेशन चल रहे हैं ना, तो समर वैकेशन में छुट्टियों में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं या अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं मिलने मिलाने के लिए। तो छुट्टियों के दौरान जो ट्रेन्स होती हैं उनमें भीड़ सामान्यतः बढ़ जाती है। ठीक, तो छुट्टियों के दौरान कई बार रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं जिनको हॉलीडे स्पेशल ट्रेन्स भी बोलते हैं। और जो मौजूदा ट्रेन्स होती हैं, यदि वो 12 या 13 डिब्बे की कोच की ट्रेन है तो उनमें अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े जाते हैं जिससे कि यात्री सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। तो ये आप लोग अखबारों में भी देखते होंगे, निकलता रहता है कि
इस शहर से फला शहर तक के लिए एक हॉलीडे स्पेशल ट्रेन 15 अगस्त तक चलाई जाएगी, 20 अगस्त तक चलाई जाएगी। ठीक है, इस तरह से ट्रेनें, हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। तो ये इसका एक सही आंसर नजर आ रहा है। लोग छुट्टियों में बदलाव चाहते हैं, नई ट्रेन देखना पसंद करते हैं, गलत है। इंजन चालक छुट्टियों में अधिक घंटे काम करना पसंद करते हैं, गलत है। तो प्रश्न का उत्तर, चूंकि छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं रेलवे के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह सी के पीछे है? ठीक है तो क्वेश्चन किसका? डाइस का। लेकिन इतनी भाषा लिख देंगे कि 6 कंटेनर हैं और उन कंटेनर में अलग अलग उपकरण भरे हुए हैं, उन उपकरणों में अलग अलग नाम दिया गया है काय का क्वेश्चन? बेसिकली डाइस का क्वेश्चन है। डाइस के इस क्वेश्चन में हमसे जानना चाहता है कि सी के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, किसके? सी के अपोजिट में क्या आएगा, दैट इज सी के पीछे क्या आएगा। अगर सी आगे है तो उसके पीछे क्या आएगा, यानी सी के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक, मोर देन 2 डाइस का क्वेश्चन है। कंपैरिजन करने से क्या हमारा आंसर आएगा? 2 जगह सी दिया हुआ है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दिखता है कि सी का जो पड़ोसी है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। भाई जो पड़ोस में है वो कैसे पीछे होगा, जो पड़ोस में वो कैसे विपरीत होगा? तो सी का पड़ोसी है एक्स और वाई, ये कभी विपरीत नहीं होंगे, हटा सकते हैं। सी का पड़ोसी है एक्स और ए, ऑप्शन में ए दिया नहीं है और कहीं सी दिया नहीं, यानी एलिमिनेशन से काम नहीं चलना। क्या करना पड़ेगा? हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कौन सी 2 डाइसेस का कंपैरिजन करें? जैसे ये हमारे पास डाइस नंबर 1 है, ये डाइस नंबर 2 है, ये डाइस नंबर 3 है और ये है डाइस नंबर 4। तो हमको 2 डाइस का कंपैरिजन करना है। किन 2 डाइस का करें? जहां पर मैक्सिमम कॉमन फेसेस मिल रहे हो, जैसे कि हमको मिल रहा है डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 4। ठीक है, डाइस नंबर 1 और 4 कैसे हैं? कॉमन फेसेस हैं ज्यादा। देखो डाइस नंबर 1 में y, x और z दिया है, यहां पर c, x और y दिया है, यानी कि x और y यहां पर भी कॉमन है, x और y यहां पर भी कॉमन है। तो अगर हमको डाइस में किन्हीं भी 2 डाइस में 2 फेसेस कॉमन हो तो बचे हुए फेसेस क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो डाइस नंबर 1 और 4 में x और y दोनों डाइसेस में कॉमन है, यहां z बच रहा है, यहां c बच रहा है, यानी z और x एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सॉरी z और c एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो c के विपरीत कौन आएगा? z आएगा। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक, अगर आप किसी और डाइस को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो y x z है, a x y है कि नहीं? तो अब ऐसी स्थिति में x और x यानी टॉप और टॉप कॉमन है, तो सामने वाला सामने वाले से, राइट वाला राइट वाले से कॉमन हो जाएगा, यानी c के अपोजिट में तब भी z आएगा। किसी भी 2 डाइस को कंपेयर करने पर हर बार c के अपोजिट क्या आएगा? z आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहता है कथन में मन विचारों की एक धारा है। मन क्या है? विचारों की एक धारा है। मन लगातार विचारों से प्रवाहित होता रहता है, या मन में लगातार विचारों की एक धारा प्रवाहित होती रहती है। मन हर समय सक्रिय है, मन हर समय सक्रिय है, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने हमको दिया। अब इस स्टेटमेंट के लिए इनमें से कौन से 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ऐसा हमसे जानना चाहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? मन विचारों की एक धारा है, यानी मन में लगातार विचार चलते रहते हैं, मन हर समय सक्रिय है, ये उसने हमसे कहा। ठीक, तो पहला निष्कर्ष, यदि कोई विचार नहीं है तो कोई मन नहीं है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई विचार नहीं चल रहा है, जो इस समय विचार शून्य है, उसके पास मन नहीं है, ऐसा हमसे निष्कर्ष कह रहा है। क्या यह निष्कर्ष वाजिब होगा? क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि मन विचारों की एक धारा है, मन हर समय सक्रिय होता है। ठीक है, मन का सक्रिय होना एक अलग चीज है,
मन में लगातार विचार होना एक अलग चीज है। हम किसी चीज को लेकर के विचार कर रहे हैं, हमारा मन तब भी सक्रिय है। अगर हम विचार शून्य हैं और हम किसी एक चीज को बस लगातार देखे जा रहे हैं बिना किसी विचार के, विचार शून्य है, जैसे कि योगी महात्मा संत लोग होते हैं, क्या होते हैं, अपने आप को विचार शून्य कर लेते हैं। वो किसी एक चीज पर ध्यान लगाते हैं और फिर अपने आप को विचार शून्य कर लेते हैं और कोई विचार उनके पास नहीं आता, तो विचारों का जो प्रवाह होता है वो रुक चुका होता है। उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर विचार में संबंध कर लिया होता है। ठीक, तो अगर उसने कहा है कि मन विचारों की एक धारा है, निश्चित तौर पर सही है। मन हर समय सक्रिय रहता है, ये भी सही है। मन असक्रिय नहीं हो सकता, लेकिन यदि कोई विचार नहीं है तो कोई मन नहीं है। यानी अगर व्यक्ति विचार शून्य बैठा हुआ है तो उसका कोई मन नहीं, क्या ये सही होगा? नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। कहता है विचारहीन लोग सफल नहीं होंगे, यानी ऐसे व्यक्ति जो विचारहीन हैं, ठीक है, वो सफल नहीं होंगे। हमें विचारहीन व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई है, तो ये भी गलत है। हमें मन के विषय में जानकारी दी जा रही कि मन विचारों की एक सतत श्रृंखला को लगातार प्रवाहित करता रहता है, मन हमेशा हर समय सक्रिय रहता है। अब ऐसा व्यक्ति जो विचारहीन है वो सफल होगा कि नहीं होगा ये हमको नहीं पता। हमें स्टेटमेंट से जो जानकारी मिलेगी हमको केवल उतना बताना होता है, तो दूसरा वाला भी गलत है। तो प्रश्न का उत्तर आएगा ए। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही 2। क्या पूछा है भाई, इनमें से कौन सा चित्र इस चित्र युग्म पर सही बैठता है? पूछा क्या है, प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृतियां दी गई हैं। ये दोनों आकृतियां जैसे आपस में संबंधित हैं, वैसे ही इस वाली आकृति से कौन संबंधित होगा जानना चाहता है। ठीक है, जैसे ये वाली आकृति इससे संबंधित है, वैसे ही इस वाली आकृति से कौन संबंधित होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा ना। क्यों आसान है? क्योंकि ये सीधा सीधा मिरर इमेज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? मिरर इमेज। कैसे? जैसे कि ये हमारे सामने जो फिगर दिया गया है, अगर हम इसके आगे मिरर लगा दें तो इसकी यही आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी? मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट और राइट एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर भी हम मिरर इमेज लगा देंगे तो कौन सी आकृति हमको मिलेगी? मिरर इमेज लगाने पर हमको ये वाली आकृति यहां पर मिल जाएगी और ऐसी आकृति केवल ए में मिल रही है, तो ए इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार के 6 सदस्य ए, बी, सी, डी, ई और एफ मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, किंतु इसी क्रम में नहीं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन में प्रोफेशन को ऐड कर दिया गया है। किसको? प्रोफेशन को। ठीक है, ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमें उत्तर देना है। आओ जरा फैमिली ट्री बनाते हैं और फैमिली ट्री बना करके प्रश्न का उत्तर सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? कहता है एफ जो एक मनोवैज्ञानिक है का दादा डॉक्टर है। यानी एफ एक मनोवैज्ञानिक है और उसका दादा कौन है? डॉक्टर है। तो जब हम इसका फैमिली ट्री बनाएंगे तो ये हो गया हमारे पास में एफ। ठीक है, ये क्या है? एफ एक मनोवैज्ञानिक और उसका दादा कौन है? डॉक्टर है। अब इसका दादा जो कोई भी होगा वो बाई प्रोफेशन क्या होगा? डॉक्टर। ठीक है, कौन है ये नहीं पता, लेकिन जो भी इनका दादा होगा वो डॉक्टर होगा। और एफ क्या है? एफ एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रबंधक डी ने ए से शादी की, नहीं पता कौन है। सी जो एक जौहरी है, अधिवक्ता से शादी किया है। बी एफ और ई की माता है। तो बी किसकी किसकी माता है? एफ की और ई की माता है। तो अगर एफ ये है, ठीक है, तो एफ के कोई पिता होंगे, कौन है नहीं पता। और एफ के जो भी पिता होंगे उनसे विवाह किसने किया है? बी ने, क्योंकि उसने बोला है कि बी एफ और ई की माता है। ठीक है, और एफ के दादाजी दिए गए हैं, यानी एफ के दादा डॉक्टर हैं, तो बी के पिता डॉक्टर हैं। और एफ के पिता ने किससे विवाह किया है? बी से। तो बी कौन है? एफ की माता है। बी साथ ही साथ ई की भी माता है। तो बी दो लोगों की माता है, एफ की और ई की। ठीक, अब हमको बताना है, एक कंडीशन है कि प्रबंधक डी ने ए से शादी की है। एक व्यक्ति जो प्रबंधक है डी, उसने किससे शादी की है? ए से। और सी जो एक जौहरी है ने अधिवक्ता से शादी की है। तो अब एक बात बताओ, डी और ए तथा सी को शादी के आधार पर कहां अरेंज कर सकते हैं? परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। अब यहां पर तो डी और ई को विवाहित जोड़ा नहीं बना सकते ना, तो डी और ई विवाहित जोड़ा कहां पर बनेंगे? यहां पर।
जो प्रबंधक है डी, प्रबंधक है डी, उसने किससे शादी की है? ए से, तो ए डॉक्टर हो जाएगा और डी क्या हो जाएगी? प्रबंधक हो जाएगी। ठीक है। और बी सी जो एक जौहरी है से ने अधिवक्ता से शादी किया, यानी बी क्या हो जाएगी? अधिवक्ता हो जाएगी। और उसका विवाह किससे हुआ होगा? सी से, जो कि क्या है? एक जौहरी है। ठीक है। तो जौहरी ने किससे शादी किया? अधिवक्ता से। और एफ और ई, और क्या बच रहा है? इंजीनियर, तो ई क्या हो जाएगा? एक इंजीनियर हो जाएगा। ठीक। क्या पूछा है? परिवार में दो जोड़े कौन है, यानी दो विवाहित जोड़े परिवार में कौन है? तो एक विवाहित जोड़ा हमारे पास है सी और बी, दूसरा विवाहित जोड़ा हमारे पास है ए और डी। क्या दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, एडी और सीबी आर टू मैरिड कपल इन दिस क्वेश्चन। ठीक है। अगला प्रश्न हम सबके सामने, निम्नलिखित आकृतियों में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? ठीक है। मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? आओ चेक किया जाए। अंदर की संख्या पकड़ी जाए, बड़ी संख्या 6 5 3 में ऐसा क्या करो कि 33 आ जाए। 6 पंचे 30, 3 33, तो बहुत आसान हो गया। पर क्या लग रहा है क्या 7 3 21? हाँ यही लग रहा है, लॉजिक ही यही लग रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया कि भैया क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इस संख्या को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 6 पंचे 30 और 3 33 हो रहा है, 7 3 21 और 4 25 हो रहा है। तो 5 चौको 20 प्लस 8 कितना होगा? 28 होना चाहिए। तो बी 28 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि 97% 61 बराबर 7 है, 64% 52 बराबर 5 है, तो 92% 65 का मान ज्ञात कीजिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। 97% किसके बराबर दिया गया है? 61 के, सॉरी 97% 61 बराबर 7 के। आओ जरा देखा जाए, प्लस माइनस गुणा भाग क्या किया जाए कि लग जाएगा? 9 7 63 हो जाएगा, 63 से 61 घटाएंगे तो 2 नहीं होगा, 9 7 16 और 6 1 7, 16 से 7 घटाएंगे तो भी नहीं होगा, 9 7 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। और हाँ देखो जरा क्या चल रहा है, ये 97 को क्या लिखा जाए? 9 माइनस 7, और 61 को क्या लिखा जाए? 6 माइनस 1, और फिर दोनों को जोड़ दिया जाए। तो 9 माइनस 7 कितना होगा हमारे पास में? 2 होगा। 6 माइनस 1 कितना होगा? 5, और 5 प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 7। ठीक। क्या आगे भी ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं? ये और चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो 6 माइनस 4 करेंगे तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है। कितना आएगा? 2, और 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3, तो प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 5। अब ये आसान हो गया। आगे बताना कि 9 माइनस हमको क्या करना है? 2 करना है, प्लस 6 माइनस 5 करना है। प्रश्न के उत्तर के लिए 7 प्लस 1 बराबर होता है किसके? 8 के। तो प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 8, यानी डी इज राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने, सिलोगिज्म और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कुछ बिल्लियां भौंकती हैं। 4 कथन दिए गए हैं, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कौन सा निष्कर्ष कथन के अनुसार सही है ये हमको बताना है। ठीक है। तो कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, जो भौंकते हैं वे सोते नहीं हैं, सभी हाथी सोते हैं, कोई बिल्ली हाथी नहीं है। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ बिल्लियां क्या हैं? भौंकती हैं। कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, ये बन गया। कहता है जो भौंकते हैं वे सोते नहीं हैं, तो भौंकने का और सोने का नो का रिलेशन है। सभी हाथी सोते हैं, तो जितने भी हाथी हैं, जितने भी हाथी हैं वे सभी सोते हैं, जितने भी हाथी हैं वे सभी सोते हैं। और कह रहा जो भौंकते हैं वे सोते नहीं है, तो भौंकने का सोने से नो का संबंध है, और सोने के अंदर कौन है? हाथी। सभी हाथी सोते हैं और जो भौंकते हैं वो सोते नहीं है। कहता कोई बिल्ली हाथी नहीं है। ठीक। तो बिल्ली का भी हाथी से क्या संबंध है? नो का। बिल्ली का भी हाथी के साथ में नो का संबंध है। ये हमारा फिगर बना है। ठीक।
कि कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, जो भौंकते हैं वो सोते नहीं, यानी भौंकने और सोने का नो का रिलेशंस है। हाथी सोने के अंदर है, सभी हाथी सोते हैं और कोई बिल्ली हाथी नहीं है। तो पहला निष्कर्ष हमारे पास है कि कुछ बिल्लियां सोती नहीं, कुछ बिल्लियां सोती नहीं है। बिल्लियां और सोने का संबंध देख रहा है, कुछ बिल्लियां सोती नहीं है। अच्छा, बिल्ली का भौंकने से क्या संबंध है? तो कुछ बिल्लियां ऐसी हैं जो भौंकती हैं, कुछ बिल्लियां ऐसी हैं जो भौंकती हैं। और भौंकने और सोने का क्या संबंध है? भौंकने और सोने का क्या संबंध है? जो भौंकते हैं वे सोते नहीं हैं। बोल रहा है ना स्टेटमेंट में, जो भौंकते हैं वे सोते नहीं, वो सोते नहीं हैं। और कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, यानी बिल्लियों का वो हिस्सा जो भौंकने के अंदर आता है, बिल्लियों का वो हिस्सा जो भौंकने के अंदर आता है, वो हिस्सा बिल्ली का किसके बराबर है? भौंकने के। और जो भौंकते हैं वो सोते नहीं है, इसका मतलब है कुछ बिल्लियां ऐसी होंगी जो सोती नहीं। कौन सी बिल्लियां ऐसी होंगी? वो बिल्लियां जो भौंकने के अंदर आती हैं, वो बिल्लियां सोती नहीं हैं। वे बिल्लियां जो भौंकने के अंदर आती हैं वे सोती नहीं है, क्योंकि जो भौंकता है वो सोता नहीं है। तो पहला निष्कर्ष सही है। फिर कहता है कुछ हाथी भौंकते हैं। तो देखो, हाथी का भौंकने के साथ क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं। दूसरी स्थिति, भौंकने का सोने के साथ क्या रिलेशन है? नो का। और सोने के अंदर कौन है? हाथी। यानी सभी हाथी सोते हैं और जो सोते हैं वे भौंकते नहीं है, जो भौंकते हैं वे सोते नहीं है। तो अगर भौंकने का सोने के साथ नो का रिलेशन है तो सोने के अंदर कौन है? हाथी। भौंकने का हाथी के साथ भी नो का रिलेशन हो जाएगा, यानी कोई भी हाथी नहीं भौंकता है, या जो भौंकते हैं वे हाथी नहीं है। और कह रहा है कि कुछ हाथी भौंकते हैं, पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गलत। ठीक। कहता है जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी हैं, जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी हैं। अभी अभी बताया कि भैया कोई भी भौंकने वाला हाथी नहीं है। स्टेटमेंट के आधार पर अभी निष्कर्ष गलत किया ना, कुछ हाथी भौंकते हैं। और क्या कह रहा है? भौंकने का सोने के साथ संबंध नो का है, सोने के अंदर हाथी है, तो भौंकने का संबंध हाथी से भी नो का होगा। अब उस स्थिति में जो भौंकते हैं वे हाथी नहीं होंगे। अब जो बिल्लियां भौंकती हैं क्या वो हाथी हैं? नहीं। जो बिल्लियां भौंकती हैं, बिल्लियों का वो हिस्सा जो भौंकने के अंदर आता है वो हाथी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी भौंकने वाला व्यक्ति हाथी नहीं है। तो जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी है, गलत हो जाएगा। ठीक। फिर कहता है जो हाथी भौंकते नहीं है वे बिल्लियां हैं, जो हाथी भौंकते नहीं हैं वे बिल्लियां हैं। तो हमको सीधे सीधे कह रहा है कि कोई बिल्ली हाथी है ही नहीं, कोई बिल्ली हाथी है ही नहीं। जब हमको पता है कि कोई बिल्ली हाथी नहीं है, तो ऐसे हाथी जो भौंकते नहीं वे बिल्लियां होंगे, कैसे संभव है? ये भी गलत हो जाएगा। यानी केवल एक निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष नंबर 1 वाला। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि अक्षर EDXSPO 336 को ये संख्याएं लिखी जाती हैं, तो संख्याओं के उचित संयोजन को चुने ताकि उसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण शब्द बन सके। अर्थपूर्ण शब्द बनाने वाला क्वेश्चन है। हमारे पास शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? EDXSP और O। इनको देख करके ऐसा लग रहा क्या एक्सपोज्ड नामक शब्द बनेगा क्या? XPOSED, एक्सपोज्ड। भाई इनको 1 2 3 4 करके लिखा गया है, 1 2 3 4 5 और 6। आओ जरा एक्सपोज्ड बना करके देखें। ठीक है, तो एक्सपोज्ड ये शब्द बनेगा ना, एक्सपोज करना, एक्सपोज करना यानी खुलासा करना, उसी से एक्सपोज्ड बन गया कि खुलासा हो गया। ठीक है, तो एक्सपोज्ड नामक शब्द बनेगा। और अगर एक्सपोज नामक शब्द बनेगा तो इसका सही क्रम क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा। 3 5 से कुछ है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3 5 से। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं। आगे ई और लगा दें, एक्सपोज्ड, तो 1 3 5 होना चाहिए, यानी एक से अधिक बार यूज किए गए हैं अक्षर। ठीक है, एक से अधिक बार अक्षर यूज किए गए हैं, तो एक्सपोज्ड ये बन जाएगा 1 3 5। 1 3 5 के बाद 6 और फिर S यानी कि 4, फिर 1 और फिर 2। क्या ऐसा मिल रहा है? 1 3 5 6 4 1 2। हाँ, ऑप्शन नंबर बी
इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन संख्याओं के उचित संयोजन को चुनने पर हमको एक्सपोज्ड नामक अर्थपूर्ण शब्द मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक अक्षर को एक से अधिक बार भी यूज किया गया है, ऐसा हमको ऑप्शन में दिखा। उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक, कौन सा चित्र स्त्री, डॉक्टर और माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है? कौन सा चित्र स्त्री, माता और डॉक्टर का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है? वेन डायग्राम में स्त्री, माता और डॉक्टर का सर्वश्रेष्ठ चित्र बताना है कि कौन सा होगा। तो देखो, डॉक्टर, स्त्री और माता का संबंध क्या होगा? जितनी भी माताएं होंगी वे सारी की सारी स्त्री होंगी, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि माता बन कौन सकता है? जो स्त्री है। ठीक है, तो जितनी भी माताएं हैं वो निश्चित तौर पर क्या होंगी? स्त्रियां होंगी। ठीक है, सभी माताएं क्या होंगी? स्त्रियां। सारी स्त्रियां माताएं होंगी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जितनी भी माताएं बन चुकी हैं, जो माताएं हैं ऑलरेडी, वो सारी की सारी स्त्रियां होंगी, ये कंफर्म है। ठीक, डॉक्टर का संबंध इनसे क्या हो जाएगा? अब कुछ स्त्रियां डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ स्त्रियां ऐसी हो सकती हैं जो माता होने के साथ साथ डॉक्टर हो, जो माता भी बन चुकी हो और डॉक्टर भी। तो ये इसका फिगर बनेगा। ऐसा फिगर हमको दिख रहा है सी में। ठीक है, तो ये सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्या कहता है क्वेश्चन में? दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए कथन से निकलता है? कथन दिया गया है, जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है? कहता है, जिन राज्यों के पास बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है, एक राज्य ऐसा है जिसके पास कोई बांध नहीं है। अब दिए गए प्रश्न से क्या उत्तर निकाल सकते हैं? निष्कर्ष क्या निकल सकता है, जानना चाहता है। पहला निष्कर्ष है, इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसे यानी किसको? इस राज्य को। वो जो एक राज्य के बारे में स्टेटमेंट में चर्चा कर रहा है ना, कि एक ऐसा राज्य है जिसके पास कोई बांध नहीं है। अब यदि इस राज्य के पास कोई बांध नहीं है तो हो सकता है कि इस राज्य को पानी की समस्या का सामना करना पड़े। इस राज्य को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला निष्कर्ष कैसा है? सही। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसका मतलब है जिस राज्य में बांध नहीं है या जिसके पास बांध नहीं है उसको पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, तो पहला निष्कर्ष सही है। कहता है दूसरे निष्कर्ष में, बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं। बांध क्या करते हैं? पानी की समस्या का समाधान करते हैं। तो अगर बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसका मतलब है कि बांध पानी की समस्या का समाधान करते होंगे, तभी तो इन राज्यों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो दूसरा निष्कर्ष भी निकलता है। दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, तो सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कैलेंडर से। कहता है, मोना 17 फरवरी 2012 से 27 अप्रैल 2012 तक एक्स स्थान पर रहती है। यदि दोनों दिनों को शामिल कर लिया जाए तो वह स्थान एक्स पर कितने दिनों तक रही थी? कल 7:30 बजे हम लोगों ने कैलेंडर की टॉपिक वाइज क्लास ली थी ना, तो कैलेंडर के टॉपिक वाइज वाली क्लास में ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों को दिखा था, है कि नहीं? ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। टॉपिक वाइज क्लास 7:30 बजे शाम को चल रही है। ठीक, तो इस प्रश्न के अनुसार 17 फरवरी 2022 से लेकर के मोना 27 अप्रैल 2012 तक, 17 फरवरी 2012 से 27 अप्रैल 2012 तक एक्स नामक स्थान पर रही थी। अगर हम इन दोनों दिनों को यानी 17 फरवरी और 27 अप्रैल दोनों को शामिल कर लें तो इन दोनों दिनों को शामिल करने के बाद यह बताना है कि एक्स स्थान पर कितने दिनों तक रही। तो एक्स स्थान पर कितने दिनों तक मोना रही, जरा काउंट कर लो। क्या करना है? सीधे सीधे ही तो काउंट करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम तो करना नहीं है कि नहीं। और सीधे सीधे भी क्या काउंट करना है
कहां से? 17 फरवरी 2012 से। अब फरवरी के दिन कितने हो गए? फरवरी पहले देखो है कौन से ईयर की? 2012 की फरवरी है। 2012 क्या है? लीप ईयर है। बस इस क्वेश्चन में यही एक गलती होती, लीप ईयर नॉन लीप ईयर की, ठीक है। 2012 नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फरवरी 29 दिनों की होगी, और यदि फरवरी 29 दिनों की है तो 17 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक कितने दिन हो गए? 17 को भी गिनना है तो 17, 18, 19, 20 दिन ये और 9 दिन वो, तो 9 4 13 दिन किसके हो गए? फरवरी के। 13 दिन फरवरी माह के हो गए, ठीक है। 17 को भी काउंट करना है, ठीक। अप्रैल, फरवरी के बाद मार्च कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का। और अप्रैल में कहां तक जाना है? 27 अप्रैल तक, तो 27 दिन ये हो गए। इतने दिन टोटल वो मोना एक्स स्थान पर रही, सबको उठा करके जोड़ लो। 3 2 5 यानी 57, 30 और 27 57, 58, 3 61 और 10 71, कितना आ जाएगा? 71। 71 दिनों तक वो बाहर रही, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक। बड़ा आसान से क्वेश्चन हो जाएगा यदि आप मेरी बताई हुई शॉर्ट ट्रिक को इसमें लगा देंगे। कौन सी शॉर्ट ट्रिक? भैया ये बॉक्स नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? ये बॉक्स नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? और अगर ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है तो इस बॉक्स में कितने ट्राइंगल हमको मिलेंगे? क्या करना मैंने बताया कि बॉक्स के अंदर ट्राइंगल काउंट करना हो तो बॉक्सेस की गिनती करो और अंतिम संख्या में 2 का गुणा, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना? 8 ट्राइंगल तो यहां से मिलेंगे, प्लस एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, 2 ट्राइंगल हमको ये और मिल गए। इसके अलावा और कौन कौन से ट्राइंगल? अब बाकी के ट्राइंगल्स को मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। कौन कौन से 2 ट्राइंगल हमको मिलेंगे? देखो, एक ट्राइंगल अगर इस फिगर और इस फिगर को मिक्स कर दें, मर्ज कर दें, तो एक ट्राइंगल क्या हमको यहां पर मिलेगा? नहीं, ये तो कोई ट्राइंगल है ही नहीं, ठीक। तो फिर और कौन कौन से ट्राइंगल हैं जो हमको मिलने चाहिए? 1 और 2 के बाद हमारे पास देखो, ये नीला वाला हटा दें। अब कौन कौन से ट्राइंगल हमको मिल जाएंगे अगर हम ट्राइंगल्स की चर्चा करें? बताओ जल्दी से। 8 ट्राइंगल ये सीधे सीधे दिख रहे थे, 2 ट्राइंगल ये हमको नजर आ गए, एक बड़ा वाला ट्राइंगल हमको और है जो कि निश्चित तौर पर नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 2 ट्राइंगल और दिख रहे हैं। कौन कौन से 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं? ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल आपको ये नजर आएगा, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1। सिमिलरली सेम पैटर्न पर एक ट्राइंगल ये नजर आएगा, ट्राइंगल नंबर 2। तो 2 ट्राइंगल और नजर आ गए, ठीक। और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये जो बाहर वाला बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसको भी तो काउंट करेंगे तो प्लस का 1 और नजर आएगा। कितना हो गया? 8 4 12 और 1 13। कितने ट्राइंगल नजर आए? 13। तो 13 क्या कर देंगे? इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे, ठीक। आ गई बात समझ में? आ जाओ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द कंपेयर में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं इस शब्द में, उनको उसके जस्ट आगे वाले लेटर से बदल देते हैं, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में पहले वाले अक्षर से बदल देते हैं, ठीक। कहता है ऐसा कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अक्षरों के समूह में 2 बार दिखाई पड़ेगा? आसान सा क्वेश्चन है, बस जो काम कह रहा है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास कंपेयर नामक एक शब्द है, ठीक है। कंपेयर नामक इस शब्द को क्या करना है? हमें इस शब्द में जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको जस्ट बाद वाले लेटर से और वॉवेल्स को जस्ट पहले वाले लेटर से बदलना है, ठीक है। तो वॉवेल हमारे पास है ओ, ए और ई, जस्ट पहले वाले लेटर से बदलेंगे तो ओ के जस्ट पहले क्या आता है? ओ के जस्ट पहले एन आता है, ए के जस्ट पहले क्या आता है? जेड आता है, और ई के जस्ट पहले क्या आता है? ई के जस्ट पहले हमारे पास आता है डी, ठीक। अब अगर इनको क्या करना है? बाद वाले अक्षरों से बदलना है तो सी के जस्ट बाद में डी आता है, ए के जस्ट बाद में एन आता है, पी के जस्ट बाद में क्यू आता है, और आर के जस्ट बाद में आता है एस। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अक्षरों के समूह में 2 बार दिखाई देगा? कितने अक्षर हैं जो 2 बार नजर आ रहे हैं? तो एक तो एन है जो 2 बार नजर आ रहा है, दूसरा डी है जो 2 बार नजर आ रहा है, ठीक। तो 2 ऐसे अक्षर हैं एन और डी जो हमको 2 बार नजर आ रहे हैं, तो यही उत्तर भी होना चाहिए प्रश्न का। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, डी और एन 2 ऐसे अक्षर हैं जो हमको 2 बार नजर आ रहे हैं, ठीक।
ठीक है बच्चा, तो ये थी हम लोगों की आज की क्लास। जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए 15 क्वेश्चन का सेट हम लोग करते हैं और 15 क्वेश्चन का ये सेट हम लोगों ने आज के दिन किया। संडे को आपका एग्जाम है, सैटरडे को 27 अगस्त 2023 को जो परीक्षा हुई थी जूनियर असिस्टेंट की, उसके उस पेपर को सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके कंप्यूटर के और रीजनिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिए और फिर आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं। रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, ये जो चैनल है रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल, इसकी ऑफिशियल ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इन ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। इसके डाउनलोड का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप आपको डाउनलोड पेज पर ले जाएगी, ठीक है। क्यों डाउनलोड करना है वो बताते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही हो या कोई इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे कोई डाउट हो तो कॉल कर लें, ठीक। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ कोर्सेस हैं जो उपलब्ध हैं इस पर्टिकुलर ऐप पर। ये ऐसे कोर्सेस हैं जो आपको आपकी परीक्षा में रीजनिंग विषय परेशान न करे, इसमें सहायता करेंगे, ठीक है। और रीजनिंग विषय को आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएंगे ये कोर्सेस। कौन कौन से, जैसे ये फाउंडेशन कोर्स है, एवरग्रीन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स रीजनिंग का। किसी भी तरह की परीक्षा आप दे रहे हो, आईएएस पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, उसमें सीसेट में रीजनिंग आती है, किसी पुलिस की परीक्षा दे रहे हो, किसी भी स्टेट की, ठीक है, रेलवे की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी की परीक्षा दे रहे हो, यानी किसी भी तरह का आप परीक्षा दे रहे हो, उसमें अगर रीजनिंग आती है तो आप एक बार इस फाउंडेशन कोर्स को यदि कर चुके हैं तो फिर आपको रीजनिंग विषय कभी भी परेशान नहीं करेगा। आप 100% उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे और वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स है। इसी तरह से अगर यूपीएसआई की परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यूपीएसआई की परीक्षा आने वाली है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, इसकी केवल तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये 100 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप कर पाएंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, और सिलेक्शन तो फिर निकल ही जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से आपके पास एक अधिकारी बैच है जो कि आरओ का बैच है, इसके लिए भी आप रीजनिंग के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेस हैं जो आपको मदद करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। आप इन कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट करने के लिए डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, इसका भी लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो जितने कोर्सेस है ना, इनका भी लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको क्लासेस का लिंक यहाँ पर मिल जाया करेगा और आप अपना कोई भी डाउट हमसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, ठीक। अब इस क्लास को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक, ताकि आपको सारी के सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी बच्चे भी इस क्लास में पढ़े आकर के, है कि नहीं। चलो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले सत्र में। तब तक के मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले सत्र में, धन्यवाद।